हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को बिहार पुलिस री एग्ज़ाम का एसके झा सर द्वारा जो 1600 प्रश्न लाया गया है उसको करवाने वाला हूं। दोस्तों, मैं आज 501 प्रश्न से करवाने वाला हूं और इसके पहले वाले प्रश्न का मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग जाकर ज़रूर देखिए उसको, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना कुछ देर के दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का प्रश्न है कि भिक्षुओं के शरण के लिए बनाई गई कार्ले की गुफा किस राज्य में स्थित है। भिक्षुओं के शरण के लिए बनाई गई कार्ले की गुफा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि महायान शाखा किस धर्म से संबंधित है। महायान शाखा किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि अधिकांश बुद्ध प्रतिमाएं कहाँ बनाई जाती थीं। अधिकांश बुद्ध प्रतिमाएं कहाँ बनाई जाती थीं। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मथुरा में। ऑप्शन नंबर ए, मथुरा में बनाई जाती थी। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करने वाले स्त्री पुरुष तीर्थ यात्री कहलाते थे और ह्वेन सांग एक चीनी बौद्ध यात्री था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 1 एवं 2 दोनों कथन जो है वो सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा चीनी यात्री नहीं था। निम्नलिखित में कौन सा चीनी यात्री नहीं था। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्को पोलो। ऑप्शन नंबर डी, मार्को पोलो जो था वो चीनी यात्री नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि ह्वेन सांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन करना चाहते थे। ह्वेन सांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन करना चाहते थे। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, नालंदा में। नालंदा में अध्ययन करते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब चलिए मैं आप लोगों को कथन देखता हूँ। दोस्तों, कथन है कि नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था। नालंदा में प्रवेश से पहले द्वारपाल के प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता था और नालंदा में जैन धर्म की शिक्षा दी जाती थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो इसका कथन जो है वो गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल तीसरा कथन जो है गलत है, क्योंकि वहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, जैन की नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये ऑप्शन मतलब थर्ड जो है कथन वो गलत है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि अभी जो बिहार पुलिस में प्रश्न या किसी भी एग्जाम में जो प्रश्न ज़्यादातर पूछा जा रहा है, खासकर बिहार पुलिस में, तो इस तरह का ही प्रश्न पूछा जा रहा है। एक प्रश्न देगा, उसमें कथन देगा और कुट के सहायता से जो है कि आप लोगों को यानी कि उत्तर को चुनना है। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। पहला है कि बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया और महावीर ने पशु बलि को बढ़ावा दिया। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किया। ह्वेन सांग फारस का तीर्थयात्री था। तो कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 एवं 4। 2 एवं 4 जो है वो यानी कि गलत है, क्योंकि ह्वेन सांग चीनी यात्री था और बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया। तो 2 और 4 तो पहला तो सही है, लेकिन महावीर ने पशु बलि को बढ़ावा दिया, ये गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 और 4 जो है वो गलत है। दोस्तों आगे प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा असत्य है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य असत्य है। फाहियान एक चीनी यात्री था और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास 4 आश्रम है। उपनिषद का अर्थ गुरु के समीप बैठना। सारनाथ स्तूप मध्य प्रदेश में है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ स्तूप मध्य प्रदेश में है। ये असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मगध साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त को सहायता किसने की थी। मगध साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त को सहायता किसने की थी। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य ने। ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य ने इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य थे। ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य थे।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि सारनाथ का स्तंभ अशोक ने बनवाया। चाणक्य के विचार हमें अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से मिलती है। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो तीसरा ही असत्य है, जिसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल थर्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य ने मेगास्थनीज की हत्या करवा दी। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल थर्ड जो है वो असत्य है। केवल थर्ड जो है वो असत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूकस निकेटर। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ भी था कि मेगास्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो प्रश्न ऐसे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को याद रहेगा तो एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न भी बन जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि अभिलेख द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रथम प्रयास किसने किया? अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रथम प्रयास किसने किया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने। ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने किया। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलिंग युद्ध में अशोक की पराजय हुई। कलिंग युद्ध में अशोक की पराजय हुई, ये कथन जो है वो असत्य है, क्योंकि कलिंग जो है वो यानी कि अशोक जीत गए थे और वहाँ की जो यानी कि खून खराबा देख करके उन्होंने युद्ध नीति को छोड़ दिया। दोस्तों आगे प्रश्न है कि राजा बनने के कितने साल बाद अशोक ने कलिंग विजय किया? राजा बनने के बाद कितने साल बाद अशोक ने कलिंग विजय किया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 साल के बाद। ऑप्शन नंबर सी, 8 साल के बाद। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ने धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। धम्म महामात्र जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। अशोक जैन धर्म का अनुयायी था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एवं सेकंड, ये जो है यानी कि सत्य है। बाकी ये अशोक जैन धर्म का अनुयायी था, ये तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सत्य पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर मतलब फर्स्ट कथन और सेकंड कथन जो है वो सत्य है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि अशोक ने अपने पुत्र एवं पुत्री को धम्म के प्रचार के लिए किस देश में भेजा? अशोक ने अपने पुत्र एवं पुत्री को धम्म के प्रचार के लिए किस देश में भेजा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका में भेजा। कहाँ भेजा? श्रीलंका में भेजा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि अशोक के पुत्र का नाम क्या था? अशोक के पुत्र का क्या नाम था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र था। ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र था। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। मतलब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ने अपने संदेश कई शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिया। धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा और अधिकारियों को आदेश दिया कि नहीं पढ़ सकने वाले को पढ़कर सुनाएं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों कथन सत्य है, क्योंकि ऐसा अशोक ने सब कुछ किया था। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस राज्य का प्राचीन नाम कलिंग है? निम्नलिखित में किस राज्य का प्राचीन नाम कलिंग है? और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा का। ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा का जो पुराना नाम है वो कलिंग है। तो आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। मेगास्थनीज अशोक के दरबार में आया था और चाणक्य अशोक का दरबारी कवि था। तो इसमें सत्य कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। ये सिर्फ सत्य है, बाकी सब असत्य। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि निम्नलिखित वंशों का सही क्रम बताएं। निम्नलिखित वंशों का सही क्रम बताएं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर
हो जाएगा दोस्तों। सही क्रम क्या होगा, तो पहले यानी कि पहले 4 आएगा, फिर 5 आएगा, पहले 4 फिर 5 और फिर सेकंड और फिर यानी कि थर्ड और उसके बाद फर्स्ट। तो इस तरह से यानी कि पहले क्या आएगा कि हरियंक वंश, फिर नंद वंश, फिर यानी कि मौर्य वंश, उसके बाद यानी कि शुंग वंश, उसके बाद सातवाहन वंश। ये सही क्रम है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासिका ने दक्षिण भारत में शासन किया। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने दक्षिण भारत में शासन किया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, चोल, चेर और पांड्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सभी ने यानी कि दक्षिण भारत में शासन किया। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन के अनुसार स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान कीजिए। तमिल क्षेत्र में भूस्वामी को मिलान करना है, किससे मिलान होगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि भूस्वामी का वेल्ला से मिलान होगा, भूस्वामी का वेल्ला से मिलान होगा। और जो है कि साधारण हलवाहा का जो मिलान होगा वो यानी कि उनवार से होगा। और भूमिहीन मजदूर का मिलान दास से, केडेसियार से होगा। और गांव का प्रधान ग्राम भोजक से इसका मिलान हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेल्ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेल्ला कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार है। गांव का प्रधान व्यक्ति भोजक कहलाता था, ग्राम भोजक की पद आनुवांशिक होता था और स्वतंत्र कृषक गृहपति कहलाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एवं 3 तीनों कथन जो है सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहा जाता है। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहा जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगम साहित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संगम साहित्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पुराने सिक्कों का आहत सिक्का कहा जाता था। यह चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत करके बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1 एवं 2 दोनों जो है वो सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आगे प्रश्न है कि कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन है। कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मथुरा है। ऑप्शन नंबर सी मथुरा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाणों की प्रारंभिक राजधानी मथुरा थी। ये जो कथन है ये असत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बाकी मथुरा एक धार्मिक केंद्र था, ये सही है। मथुरा में बौद्ध विहार और जैन मंदिर है, ये भी सही है। और मथुरा में मूर्तियों के अनेक अभिलेख मिले हैं, ये भी सही है। बाकी असत्य पूछ रहा है तो कुषाणों की प्रारंभिक राजधानी मथुरा थी, ये असत्य है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि आहत सिक्के मुख्य रूप से किस धातु के बनाए जाते थे। आहत सिक्के मुख्य रूप से किस धातु के बनाए जाते थे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी या तांबा। चांदी तांबा की बनाए जाते थे, चांदी या तांबा दोनों के बनते थे। आहत सिक्के चांदी या तांबा के बनाए जाते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न कि शिल्पकार तथा व्यापारी के संघ को क्या कहा जाता था। शिल्पकार तथा व्यापारी के संघ को क्या कहा जाता था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेणी कहा जाता। क्या कहा, श्रेणी कहा जाता था। दोस्तों अगला प्रश्न है कि अरिकामेडु पतन का साक्ष्य किस राज्य से प्राप्त हुआ है। अरिकामेडु पतन का साक्ष्य किस राज्य से प्राप्त हुआ है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी से प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे। सिल्क रूट पर
नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण। कुषाण जो थे वो सबसे प्रसिद्ध थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि कनिष्क किस वंश का प्रतापी शासक था? कनिष्क किस वंश का प्रतापी शासक था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाण का था। ऑप्शन बी कुषाण इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मथुरा एक पतन था। ये जो कथन है ये असत्य है। और बाकी यानी कि मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था, ये सही है। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, ये भी सही है। और श्रेणियाँ व्यापार का संचालन करती थी, ये भी सही है। बाकी ऑप्शन नंबर डी, मथुरा एक पतन था, ये गलत है। तो प्रश्न ये कहता है कि कौन सा कथन असत्य है, तो डी असत्य, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को किस नाम से जाना जाता था? रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काला सोना। काला सोना के नाम से जाना जाता था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में अत्यधिक मांग के कारण इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। दक्षिण भारत में अनेक रोमन सोने के सिक्के के साक्ष्य मिले हैं। उपयुक्त में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक एवं दोनों कथन जो है वो सत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न कि संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा किस या किन वंश के शासकों के लिए किया गया? संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा किस या किन वंश के शासकों के लिए किया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चोल चेर पांड्य। चोल चेर पांड्य, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न कि पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदुरै में थी। ऑप्शन नंबर बी मदुरै इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मदुरै कावेरी नदी के तट पर स्थित है और पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। और मूवेंदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक दो एवं तीन। एक दो एवं तीन तीनों कथन जो है यानी कि सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? चोल चेर तथा पांड्य को मूवेंदार कहा जाता था। संगम कविताओं में मूवेंदार का अर्थ तीन मुखिया है। चोलों का पतन पुहार या कावेरी पट्टनम था और पांड्यों की राजधानी पुडुचेरी थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पांड्यों की राजधानी पुडुचेरी थी, ये असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस वंश का शासक था? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस वंश का शासक था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन वंश। ऑप्शन नंबर सी सातवाहन वंश का शासक था। आगे प्रश्न है किस वंश के शासक को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था? किस वंश के शासक को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन वंश के। सातवाहन वंश के सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्री सातकर्णी राष्ट्रकूट वंश का शासक था। सातकर्णी ने पूर्वी पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजीं और सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। उपयुक्त में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल फर्स्ट जो है वो यानी कि असत्य है, बाकी सभी कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। इलाहाबाद के प्रशस्ति अभिलेख से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। इलाहाबाद के प्रशस्ति अभिलेख की रचना चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। उपयुक्त में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एवं सेकंड जो कथन है वो सत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त मौर्य वंश का प्रतापी शासक था, ये असत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों।
और बाकी यानी कि समुद्रगुप्त एक संगीतज्ञ राजा था, ये सही है। प्रशस्ति का शाब्दिक अर्थ प्रशंसा होता है। और हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि एवं मंत्री थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये असत्य है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न कि इलाहाबाद प्रशस्ति में हरिसेन द्वारा किस राजा की प्रशंसा की गई है। इलाहाबाद प्रशस्ति में हरिसेन द्वारा किस राजा की प्रशंसा की गई है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है गुप्त काल के सिक्कों पर किस शासक को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। गुप्त काल के सिक्कों पर किस शासक को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त को दिखाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कितने शासकों को हराकर अपने साम्राज्य में मिलाया था। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कितने शासकों को हराकर अपने साम्राज्य में मिलाया था दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9 शासकों को हराकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ता है प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त 9 शासकों को हराया और समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 शासकों को हराया। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें कौन सा कथन जो है यानी कि असत्य है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, ये असत्य है, नहीं कहा जाता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ। विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1800 ईसा पूर्व में। 58 ईसा पूर्व में 58 ईसा पूर्व में यानी कि विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विक्रम संवत का प्रारंभ 58 ईसा पूर्व में समुद्रगुप्त ने की। समुद्रगुप्त प्रथम ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट सेकंड एवं थर्ड सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि वान भट्ट किस राजा का दरबारी कवि था। वान भट्ट किस राजा का दरबारी कवि था और दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। वान भट्ट जो है किस राजा का दरबारी कवि था, तो वान भट्ट जो है वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि हर्षवर्धन की जीवनी हर्ष चरित्र के लेखक कौन है। हर्षवर्धन की जीवनी हर्ष चरित्र के लेखक कौन है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वान भट्ट है। वान भट्ट है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ता है प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के काल में आया था। निम्नलिखित में कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के काल में आया था दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग आया था। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि ह्वेनसांग यानी कि किस के शासनकाल में आया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि ह्वेनसांग किस शासक के दरबार में आया था। ह्वेनसांग किस शासक के दरबार में आया था दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर थी। हर्षवर्धन के बहनोई कन्नौज के शासक थे। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया। पुलकेशिन द्वितीय राष्ट्रकूट शासक था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुलकेशिन द्वितीय राष्ट्रकूट शासक था। ये जो है यानी कि असत्य है। बाकी जो तीनों दिया हुआ हो उस सत्य, आप लोग उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित कूटों को सही सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित कूटों को जो है कि यानी कि सही से सुमेलित करना है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि 2143 यानी कि पल्लव का कांचीपुरम से मिलान होगा, ठीक है। और चालुक्य का होल से मिलान होगा, ठीक है। और हर्षवर्धन का जो मिलान होगा वो यानी कि थानेश्वर से मिलान होगा, ये भी सही है। और पांड्य का मदुरै से मिलान होगा। तो इस तरह से 2143 से मिलान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित मिलानों में कौन सा मिलान
सत्य है? निम्नलिखित मिलानों में कौन सा मिलान सत्य है? और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पांड्य मदुरै। पांड्य मदुरै जो है यानी कि सत्य है, बाकी तीनों असत्य है, और ये डी जो है वो सत्य है। तो सारा प्रश्न है कि पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी रवि कीर्ति थे। ऑप्शन नंबर सी रवि कीर्ति थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर प्रश्न की निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 4-3-1-2, 4-3-1-2 यानी कि पुलकेशिन द्वितीय का जो मिलान होगा वो रवि कीर्ति से होगा 4, और उसके हर्षवर्धन का मिलान जो होगा वो चाणक्य 4-3 तो वानभट्ट से हो जाएगा, और चंद्रगुप्त मौर्य का मिलान होगा चाणक्य से, और समुद्रगुप्त का जो मिलान होगा वो हरिसेन से होगा। तो यानी कि इस तरह से जो 4-3-1-2 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य दक्षिण भारत राजवंश के बारे में असत्य है? निम्नलिखित में कौन सा वाक्य दक्षिण भारतीय राजवंश के बारे में असत्य है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चालुक्यों की राजधानी कांचीपुरम एवं पल्लवों की राजधानी ऐहोल थी। ये जो है ये यानी कि असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन दक्षिण भारतीय शासक पुलकेशिन द्वितीय के विषय में असत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन दक्षिण भारतीय शासक पुलकेशिन द्वितीय के विषय में असत्य है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। ऐहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। रवि कीर्ति के अनुसार पुलकेशिन ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अभियान चलाया और हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया। तो प्रश्न कहता है कौन सा असत्य है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया, ये जो है असत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में किसकी प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है? दोस्तों ये प्रश्न पूछा हुआ एग्जाम में, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुष्यंत और शकुंतला। अभिज्ञान शकुंतलम नाम से ही स्पष्ट होता है दुष्यंत और शकुंतला, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ता है प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक है, और अभिज्ञान शकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट सेकंड एवं थर्ड जो है यानी कि सही। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन हड़प्पावासी के विषय में असत्य है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन हड़प्पावासी के विषय में असत्य है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजा गया शहर हड़प्पा झेलम नदी के किनारे था, ये असत्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और बाकी जो है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पकार थे, ये सही है। और उन्होंने तांबा और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया, ये भी सही है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ये भी सही है। बाकी हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजा गया शहर हड़प्पा झेलम नदी किनारे था, ये असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेहरौली लौह स्तंभ आगरा में स्थित है। मेहरौली लौह स्तंभ की ऊंचाई 7.2 मीटर है। मेहरौली लौह स्तंभ का निर्माण गुप्त वंश के शासक ने करवाया था। उपयुक्त में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। केवल फर्स्ट जो है वो यानी कि असत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? चलिए दोस्तों देख लेते हैं कथन को।
दोस्तों कथन है कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया और स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। स्तूप के भीतर राजा के परिवार के अवशेष रखे जाते थे। तो दोस्तों इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न का स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए बने वृत्ताकार पथ को क्या कहा जाता था? स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए बने वृत्ताकार पथ को क्या कहा जाता था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ता है प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रदक्षिणा पथ स्तूपों के चारों ओर वृत्ताकार पथ होता था, ये तो सही है। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह देवी या देवताओं का पवित्र स्थान था। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। 1 एवं 2 दोनों कथन सत्य है, क्योंकि जो है कि गर्भगृह जो है यानी कि देवताओं का पवित्र स्थान है, सही है, और वो भी फर्स्ट भी सही है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि महाबलीपुरम का मंदिर किस राज्य में स्थित है? महाबलीपुरम का मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ता है प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मणिमेखलाई एक तमिल महाकाव्य है। मणिमेखलाई सत्यनारायण द्वारा लिखा गया है। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट, सेकेंड एवं थर्ड तीनों कथन जो है वो यानी कि सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि तमिल महाकाव्य शिल्पदीकारम की रचना किस कवि ने की? तमिल महाकाव्य शिल्पदीकारम की रचना किस कवि ने की? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इलांगो ने की। ऑप्शन नंबर बी इलांगो ने की, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ता है प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना कालिदास से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी रचना कालिदास से संबंधित नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी शिल्पदीकारम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हर्षचरित रवि कृति जो है वो सही सुमेलित नहीं है, और बाकी तीनों जो है कि अभिज्ञान संकुतलम कालिदास सही है। शिल्पदीकारम इलांगो ये भी सही है, और मणिमेखलाई सत्यनार ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है कि मिलान सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ने का प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुराणों और महाभारत दोनों को वेद व्यास द्वारा संकलित किया गया है, और कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर थी। संस्कृत रामायण के लेखक शंकराचार्य माने जाते हैं, और उपयुक्त में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट एवं सेकंड जो है वो यानी कि सत्य है। बाकी जो थर्ड है संस्कृत रामायण के लेखक शंकराचार्य को माने जाते हैं, ये जो है वो असत्य है। बाकी फर्स्ट एवं सेकंड सत्य है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 यानी कि 2 4 यानी कि महाभारत का 2 से होगा मिलान, और रामायण का 2 4 1 3, और पंचतंत्र का विष्णु शर्मा से मिलान होगा, और आर्यभट्टिया का मिलान आर्यभट्ट से होगा। तो इस तरह से यानी कि हो जाएगा क्या 2 4 1 3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ता है प्रश्न कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए कि स्तंभ ए और स्तंभ बी, इसको यानी कि मिलान करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 3 4 1 2 3 4 1 2 यानी कि स्तूप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 3। तो स्तूप का जो मिलान होगा वो टीला से होगा। ऑप्शन नंबर बी का मिलान जो होगा यानी कि टीला से होगा। ऑप्शन नंबर स्तूप
स्तूप, टीला, ठीक है, शिखर। तो शिखर का जो मिलान होगा वो यानी कि 4 से होगा। गर्भगृह के ऊपर लंबाई के निर्माण ऑप्शन नंबर 4 से होगा, यानी कि 3 4 3 4 1 2 1। और मंडप का मिलान होगा मंदिर के में लोगों के इकट्ठा होने की जगह। और प्रदक्षिणा पथ जो होगा यानी कि स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पथ ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा, मतलब सेकंड से। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 3 4 1 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि आर्यभट्ट गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री थे। और आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई और वराह मिहिर प्रसिद्ध चिकित्सक थे। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट एवं सेकंड जो है वो यानी कि सत्य है। बाकी वराह मिहिर प्रसिद्ध चिकित्सक थे ये गलत है। हाँ दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चरक एवं सुश्रुत आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चरक ने चरक संहिता की रचना की और सुश्रुत की रचना सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा का वर्णन है। उपयुक्त में कौन सा कथन जो है वह सत्य है? और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त में सभी जो है वो यानी कि सत्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ता है प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 320 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना लगभग 321 ईस्वी पूर्व। और ह्वेनसांग का भारत आगमन 630 ईस्वी। और सिकंदर का भारत आक्रमण 427 ईसा पूर्व। तो दोस्तों इसका कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सिकंदर का भारत आक्रमण 427 ईसा पूर्व ये जो असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेदिका में बने प्रवेश द्वार को तोरण कहते हैं। वेदिका में बने प्रवेश द्वार को तोरण कहते हैं। और गर्भगृह में देवी देवताओं को मूर्ति स्थापित की जाती थी। और सांची का महान स्तूप अमरावती में स्थित है। उपयुक्त में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी केवल थर्ड जो है वो यानी कि असत्य है। बाकी फर्स्ट सेकंड जो है वो सत्य है और थर्ड असत्य है। हाँ दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न है कि भास्कराचार्य निम्नलिखित किस विषय से संबंधित है? भास्कराचार्य निम्नलिखित किस विषय से संबंधित थे? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि हिंदुस्तान नाम का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदुस्तान नाम का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में हिंदुस्तान नाम का प्रयोग हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों आगे प्रश्न 750 से 1750 ईस्वी के समयावधि में हिंदुस्तान में मुख्यतः किस सत्ता का प्रभाव था? 750 से 1750 ईस्वी के समयावधि में हिंदुस्तान में मुख्यतः किस सत्ता का प्रभाव था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुर्की। ऑप्शन नंबर बी तुर्की का प्रभाव था। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि भारत में कागज़ का प्रयोग किस शताब्दी के आसपास शुरू हुआ? भारत में कागज़ का प्रयोग किस शताब्दी के आसपास शुरू हुआ? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9वीं शताब्दी। 9वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुआ। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मध्य काल के व्यापार के प्रमुख उत्पाद कौन कौन से थे? मध्यकाल के व्यापार के प्रमुख उत्पाद कौन कौन से थे? और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कपास और रेशम। कपास और रेशम थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि कागज़ का सबसे पहला उत्पादन कहाँ हुआ था? कागज़ का सबसे पहला उत्पादन कहाँ हुआ था? और दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि देवगिरी के यादव राजाओं का प्रदेश किस राज्य में स्थित था? देवगिरी के यादव राजाओं का प्रदेश किस राज्य में स्थित था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि गंग वंश के प्रथम पाल शासक कौन थे? गंग वंश के प्रथम पाल शासक कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोपाल थे। गंग वंश के प्रथम पाल शासक कौन थे? तो गोपाल थे। ऑप्शन नंबर बी जो है उसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों।
दोस्तों अगला प्रश्न है कि किस राज्य के तुर्क शासकों को राजा नागभट्ट ने पराजित किया था? किस राज्य के तुर्क शासकों को राजा नागभट्ट ने पराजित किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालवा। मालवा के राजा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि प्रचलित 4 राजपूत वंश को सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रचलित 4 राजपूत वंश को सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिहार, परमार, चौहान, सोलंकी। ये जो है क्रमानुसार जो सही है, यानी कि पहले प्रतिहार, फिर परमार, फिर चौहान, फिर सोलंकी। प्रतिहार, परमार, चौहान, सोलंकी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि प्राचीन काल में ताम्रपत्र किस उद्देश्य से उपयोग में लाए जाते थे? प्राचीन काल में ताम्रपत्र किस उद्देश्य से उपयोग में लाए जाते थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य दस्तावेज के रूप में। ऑप्शन नंबर बी, राज्य दस्तावेज के रूप में। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि कौन सी शक्ति ने कभी भी कन्नौज पर अधिकार स्थापित नहीं किया? कौन सी शक्ति ने कभी भी कन्नौज पर अधिकार स्थापित नहीं किया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चोल ने। ऑप्शन नंबर डी, चोल इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि गजनी का विस्तार किस तरफ था? गजनी का विस्तार किस तरफ था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर और पश्चिमी एशिया। उत्तर और पश्चिमी एशिया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों उत्तर और पश्चिमी एशिया की तरफ विस्तार था किसका? गजनी का। दोस्तों आगे प्रश्न है कि महमूद गजनी ने कितने नगरों पर हमला किया? महमूद गजनी या गजनवी ने कितने नगरों पर हमला किया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 नगरों पर। 11 नगरों पर, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न कि महमूद के आक्रमण के बाद कौन सा क्षेत्र सुरक्षित हो गया? महमूद के आक्रमण के बाद कौन सा क्षेत्र सुरक्षित हो गया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, गुजरात जो है वो यानी कि सुरक्षित हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों तो ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को इससे आए का प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो है कि यानी कि स्टेटमेंट और कथन वाला प्रश्न जरूर आप लोग पढ़ के जाइएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।